रावत मेंशन। चेरी और धरा आपस में बातें कर रहे थे। चेरी धरा को बता रही थी कि बेशक दिव्यांश उसके साथ हो या ना हो, लेकिन वो अपनी स्ट्रॉबेरी को कभी नहीं भूल सकती। तभी पीछे से आवाज आई और मुझे। उस आवाज को सुनकर चेरी की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। ये आवाज तो उसे एक अलग ही सुकून देती थी। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर व्योम खड़ा था। व्योम अब चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए आगे की तरफ आया। धरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आपको मुझसे जलन होती है, मिस्टर रावत। व्योम ने तिरछी नजरों से उसे देखा और बोला, ओह रियली? ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर खास, जो मुझे तुमसे जलन होगी? खुद को इतनी प्रायोरिटी देना बंद करो, क्राई बेबी। मुझे जलाने के चक्कर में तुम खुद जलकर राख हो जाओगी, लेकिन इस व्योम रावत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए और उन एक्सप्रेशंस को देखकर धरा ने एक गहरी सांस ली। वो सच में कैसे सोच सकती है कि वो व्योम से किसी बात में मुकाबला कर सकती है? उसने अपना सिर हिलाकर बोला, मुझे तो आप दोनों के बीच अब कोई बात ही नहीं करनी है, बिकॉज मैं जानती हूँ कि मेरी तो आप दोनों में से कोई सुनेगा नहीं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार जताओगे और मुझे चिढ़ाओगे। इसलिए मैं किचन में जा रही हूँ। मुझे मेरी चेरी के लिए टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाना है। ये बोलकर उसने चेरी के गाल को हल्का सा खींचा और फिर वहां से जाने लगी। व्योम ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे रोक लिया। धरा की सांस एक पल के लिए हलक में अटक गई। वो चेरी की तरफ देख रही थी, जिसने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया हुआ था। व्योम और धरा के इस टशन को देखने का तो मजा ही अलग था। व्योम धरा के चेहरे पर झुका और बोला, अगर तुम कहो तो पहले मैं तुम्हें अपना प्यार दिखा दूं। तुम एक बार ख्वाहिश तो जताओ। मेरा प्यार मैं तुम्हें बहुत सारे तरीकों से दिखा सकता हूँ, क्राई बेबी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक बार फिर से डेविल एक्सप्रेशंस आ गए थे। धरा ने तुरंत उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, शर्म कीजिए। बच्चे सामने हैं, कभी कभी हद कर देते हैं आप। ये बोलते हुए वो उसे खुद से दूर कर रही थी। उसकी बात सुनकर चेरी जल्दी से बोली, अगर आप लोग कहें तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। वैसे भी स्ट्रॉबेरी डैड आपको देखकर कहाँ कंट्रोल कर पाते हैं। आपके लिए तो वो हद से ज़्यादा पजेसिव है। उसकी बात सुनते हुए धरा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई थी। ये बात तो सच थी कि व्योम आज भी उसके लिए उतना ही पजेसिव था, जितना आज से सालों पहले, और इस पजेसिवनेस की बात ही अलग थी। चेरी वहां से जाने लगी, लेकिन व्योम ने धरा की कमर को छोड़ दिया। धरा समझ चुकी थी कि व्योम को चेरी से बात करनी है, वरना अगर वो चाहता तो वो उसे उठाकर अपने रूम में भी ले जा सकता था और फिर सच में अपने अलग अलग तरीकों से अपना प्यार जता सकता था। लेकिन उसने उसकी कमर को छोड़ा है, तो मतलब साफ है, उसे चेरी से बात करनी है। धरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम कहीं मत जाओ चेरी, मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। चेरी मुस्कुराते हुए उसे जाते देख रही थी। तभी व्योम ने चेरी के लिए अपनी बाहों को फैलाया, तो चेरी तुरंत उसके सीने से लग गई। धरा तो व्योम की जिंदगी से जा चुकी थी, हालांकि फिर भी धरा की जिंदगी पर उसका कंट्रोल था, लेकिन वो उसके पास नहीं थी। उस वक्त एक चेरी ही थी जो व्योम के लिए सब कुछ थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि व्योम को दिव्यांश के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे सब पता था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन वो फिलहाल कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आगे जो होगा वो शायद चेरी के लिए परफेक्ट होगा। उसे दिव्यांश से सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद थी और बस वो उस वक्त तक इंतजार करने वाला था। अगर दिव्यांश ने उसकी उम्मीद को पूरा नहीं किया तो वो खुद चेरी को दिव्यांश से दूर करने की हिम्मत रखता था। चेरी उसके सीने से लगकर बोली, आई लव यू डैड। व्योम ने अब उसे अपने सीने से हटाया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ लेकर आया। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। व्योम बहुत कम इस तरह की हरकतें करता था, लेकिन अब उसे सोफे पर बिठाकर वो उसके पास बैठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, यू नो ना चेरी, हाउ मच आई लव यू। चेरी मुस्कुराते हुए बोली, यस डैड, आई नो। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आई मीन, कुछ हुआ है क्या? कहीं मैंने कोई गलती? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही व्योम ने बड़े ही प्यार से चेरी का हाथ चूम लिया और बोला, कुछ भी नहीं। तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है चेरी, बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी क्राई बेबी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके लिए बहुत पजेसिव हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी में उसके अलावा और कुछ नहीं।
तुम जान हो मेरी और तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें कभी भी अपने डैड की कोई हेल्प चाहिए हो या फिर तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने डैड के पास आना है तो डोंट थिंक मच, बस अपने डैड के पास चली आना। तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे लिए होंगे। उसकी बात सुनते हुए चेरी मुस्कुराए और वापस व्योम के सीने से लग गई। वो खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच डैड, एंड आई नो आप हमेशा मेरे लिए हो। इसीलिए तो जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं स्ट्रॉबेरी को नहीं बल्कि आपको कॉल करती हूँ। पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ डैड, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अब मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ। व्योम ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। वो जानता था कि अभी चीजें कुछ ऐसी भी हो सकती हैं कि शायद चेरी खुद को हैंडल ना कर पाए, पर वो चाहता था कि चेरी खुद को हैंडल करे, वो स्ट्रॉन्ग बने। आज तक व्योम ने उसे प्रोटेक्शन के एक दायरे में रखा था, लेकिन अब वो दायरा हटाना चाहता था और चेरी को खुद से सब कुछ हैंडल करते हुए देखना चाहता था। अगर उसे दिव्यांश में अपनी झलक देखनी थी तो चेरी में भी वो टॉक्सिसिटी तो नहीं, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग होते हुए जरूर देखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में रावी कॉलेज के अंदर एंटर हुई और सीधा अपनी क्लास में जाने लगी। तभी एक स्टूडेंट उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें मीनाक्षी मैम ने लाइब्रेरी में बुलाया है। रावी मीनाक्षी मैम का नाम सुनकर हैरान हुई क्योंकि ये मैम उसकी फेवरेट थी। हालांकि मीनाक्षी मैम भी रावी की बातें मानती थी और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। और सिर्फ मीनाक्षी मैम ही क्यों, कॉलेज की हर टीचर और हर प्रोफेसर रावी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि रावी व्योम रावत की बेटी थी और इसके अलावा वो सच में टैलेंटेड भी थी और उसका नेचर भी काफ़ी अच्छा था। रावी ने एक नज़र अपने क्लासरूम की तरफ देखा और बोली, वैसे क्लास में जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। मिस्टर अभिमन्यु खुराना ने तो मुझे क्लास से बाहर ही निकाल देना है। वो हमेशा बहाना बना लेते हैं और अब तो वैसे भी वो मुझसे खुन्नस खाए बैठे होंगे। मैंने कल वो हरकत जो थी इसलिए उस खड़ूस की बातें सुनूं, इससे बेहतर है मैं लाइब्रेरी में चली जाऊं। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदम लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा दिए। तकरीबन 2-3 मिनट में ही वो लाइब्रेरी में पहुंच गई। सुबह के वक्त लाइब्रेरी में कोई नहीं होता था क्योंकि पहला लेक्चर 10 बजे शुरू होता था और लाइब्रेरी का टाइम 11 बजे से था। सुबह का 1 घंटा वहां पर अगर टीचर आए तो आए, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं आ सकते थे। जैसे ही रावी अंदर आए, उसे अचानक से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और गुस्से से बोली, दरवाजा क्यों बंद किया? किसने बंद किया दरवाजा? ये बोलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक से अभिमन्यु उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अभिमन्यु को अपने सामने देखकर रावी शॉक्ड रह गई। उसका गला सूखने लगा क्योंकि इस वक्त उसे सिर्फ अभिमन्यु नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे जो उसकी हालत खराब कर देते थे। उसने एक नज़र फिर से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद देखकर वो थोड़ी गुस्से में बोली, आपने ही दरवाजा बंद करवाया है ना? आपने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलवाया। कितने झूठे हैं आप, मिस्टर अभिमन्यु खुराना। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम शायद भूल रही हो मिस वाइन कि ये कॉलेज है और कॉलेज में तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती। तुम्हें मुझे सर कहना होगा। रावी गुस्से से बोली, ओ रियली? मैं आपको सर कहकर बुलाऊं और आप मुझे मिस वाइन? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सर कहकर बुलाऊं तो आप भी मुझे मेरे नाम से बुलाए। मेरा नाम है रावी रावत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अभिमन्यु बिल्कुल उसके करीब आ गया। रावी तुरंत पीछे हटी और सीधा बुकशेल्फ से जा टकराए। उसके हाथ पीछे की तरफ लगे तो 2-3 बुक्स उसके हाथों से गिर गईं। अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अपने सामने रावी को यूं डरते हुए देखकर उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। रावी कांपती आवाज में बोली, मुझे यहाँ से जाना है। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने उसके चेहरे से लेकर उसकी गर्दन तक और फिर धीरे धीरे उसके सीने तक देखा। अचानक ही उसकी नजरें उसके सीने पर रुक गईं। उसने अपने होठों को एक पल के लिए दांतों से दबा लिया। उसकी इस हरकत पर रावी का पूरा बदन कांप उठा। रावी एक बार फिर बोली, आप मुझे ऐसे मत देखिए। अभिमन्यु उसके चेहरे के करीब झुका और बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, और मैं तुम्हें कैसे देखूं मिस वाइन? तुम बता दो मुझे, तुम जिन नज़रों से चाहती हो मैं तुम्हें उन्हीं नज़रों से देख लूंगा। ये बोलते हुए उसकी गर्म सांसें रावी के चेहरे को छू रही थीं और रावी की सांसें भी गहरी होने लगी। कॉलेज में रावी बुकशेल्फ से लगकर खड़ी थी और अभिमन्यु उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी गर्म सांसें रावी के चेहरे को छू रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बता दो मुझे, तुम जिन नज़रों से चाहती हो मैं तुम्हें उन्हीं नज़रों से देख लूंगा।
उसकी बातें सुनते हुए रावी एकदम सुन्न हो गई थी। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अभिमन्यु बिल्कुल उसके होठों के करीब आ चुका था और उसके होंठ थर-थर कांपने लगे थे। अभिमन्यु ने अब अपने होठों से उसके होठों को छुआ और उन्हें अपने होठों में लेते हुए उसे किस करने लगा। रावी शॉक्ड रह गई। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। उसे अभिमन्यु के होंठ अपने होठों पर कब्जा जमाते हुए महसूस हो रहे थे और धीरे धीरे उसके होंठ पूरी तरह से अभिमन्यु के होठों में समाने लगे। वो उसे सॉफ्टली किस कर रहा था और रावी की मुट्ठियां कस रही थी। वो एकदम से फ्रीज हो चुकी थी। अभिमन्यु ने अब अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और फिर धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की तरफ लेकर आने लगा। जब उसका हाथ रावी की गर्दन पर पहुंचा तो रावी ने एकदम से अपने होठों को हल्का सा पीछे की तरफ किया, लेकिन अगले ही पल अभिमन्यु उस पर और भी ज्यादा हावी हो गया और उसने अब अपना हाथ रावी के सिर के पीछे रख लिया। रावी कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस अभिमन्यु के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। वो एकदम से ब्लैक हो चुकी थी। न वो उसे किस कर पा रही थी और न ही उसे खुद से दूर कर पा रही थी। अभिमन्यु तकरीबन 2 मिनट तक उसे यूं ही किस करता रहा और फिर उसने हल्का सा अपना चेहरा पीछे की तरफ हटाया। रावी की आंखें बंद हो चुकी थी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस वाइन। उसके मुंह से मिस वाइन सुनकर रावी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उसने जोर से अभिमन्यु को धक्का दिया, लेकिन अभिमन्यु को कोई फर्क नहीं पड़ा। रावी गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, दोबारा किस करके बताऊं क्या मिस वाइन की मेरी हिम्मत कैसे हुई। अभिमन्यु की ये बात सुनकर रावी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली, मैं आपको छोड़ेगी नहीं। आप समझते क्या है खुद को? कितने दिनों से आप मेरे पीछे पड़े हैं। मैं आपके मुंह नहीं लगा चाहती, लेकिन आप है कि हर जगह मुझ पर धौंस जमाने के लिए आ जाते हैं। कभी मेरे घर की पार्टी में शामिल होकर मुझे फालतू का एटीट्यूड दिखाते हैं, मेरे करीब आते हैं और कभी मुझे क्लास से बाहर निकालते हैं, कभी मुझे ऐसे वैसे टच करते हैं और कभी मुझे पनिशमेंट की धमकी देते हैं। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, अभी तो मैंने तुम्हें जरा सी पनिशमेंट दी है मिस वाइन। अभी तो सिर्फ एक किस हुआ है, अभी और बहुत कुछ तो बाकी है। तभी तो तुम्हें इस लाइब्रेरी में बुलाया है ताकि आराम से हम वो सब कर सके। मैं तुम्हें वो पनिशमेंट दे सकूं जिसके बाद तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हें अपनी जिंदगी में बेशक से कुछ भी करना हो तुम करो, लेकिन कभी अभिमन्यु खुराना से पंगा ना लो। उसकी बातें सुनते हुए रावी के होश उड़ गए। मतलब वो उसके साथ इससे भी आगे बढ़ने की सोच रहा था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, खबरदार अगर आपने मुझे अब दोबारा हाथ भी लगाया तो। जैसे ही उसने कहा, अभिमन्यु ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया और बोला, अगर लगाऊंगा तो क्या कर लोगी? डू व्हाटएवर यू वांट मिस वाइन। तुमसे जो होता है तुम करो। आखिर मुझे भी तो पता चले मेरी मिस वाइन क्या कर सकती है और क्या नहीं। उसकी धमकी सुनकर रावी उसकी तरफ देखती रह गई। उसका मन कर रहा था इसी वक्त अभिमन्यु का मुंह नोच ली, लेकिन बात ये थी कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। पिछले कुछ दिनों से वो उससे पंगे तो लिए जा रही थी, लेकिन वो चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर पाई। व्योम को उसकी कंप्लेंट कर नहीं पा रही थी और धरा, जो आज अभिमन्यु को सबक सिखाने का बोल भी रही थी, उसे भी वो मना कर चुकी थी। कॉलेज में तो वो वैसे ही अभिमन्यु का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी और कुशल से उसने जो हेल्प ली, उसके बाद तो कुशल की खुद की हड्डियां टूट चुकी थी। वो उसकी तरफ देखती ही रह गई और अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई गेस हकीकत से रूबरू हो गई हो तुम, और अगर फिर भी तुम्हारे दिल में कोई गलतफहमी है तो उसे निकाल लेना मिस वाइन। तुम इस अभिमन्यु खुराना का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाकी मुझे वेट रहेगा ये जानने का कि मेरी मिस वाइन का कितना दिमाग चलता है। लेकिन इतना याद रखना कि अब तुम्हारी एक गलती और पनिशमेंट वो होगी जो तुम सोच चुकी हो। ये बोलते हुए उसने एक नज़र अब उसकी गर्दन पर डाली और फिर उसके सीने की तरफ। अगले ही पल रावी ने अपना चेहरा घुमा लिया। अभिमन्यु की डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। अभिमन्यु ने अपनी पॉकेट में हाथ डाले और पीछे की तरफ हट गया। देखते ही देखते वो लाइब्रेरी से बाहर जा चुका था और रावी अभी भी बुकशेल्फ से लगकर खड़ी थी। उसकी सांसें बेहद गहरी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ रावत मैंशन चेरी से बात करने के बाद व्योम वहां से जा ही रहा था कि तभी अचानक से दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। व्योम ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर मिस्टर अखिल कपूर और मिसेज अवंतिका कपूर थे, जो निहारिका के मॉम डैड थे, और उनके साथ उनका बेटा निहारिका का भाई रोहन कपूर भी था। उनके साथ 2-3 सर्वेंट भी थे जो अपने हाथों में शगुन लेकर वहां पर आए थे। उन्हें देखते हुए व्योम की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। बेशक से उसे हर चीज की जानकारी रहती थी, लेकिन निहारिका मॉम डैड यहाँ पर क्यों आए हैं,
फिलहाल इस बारे में तो वो भी नहीं जानता था। तभी धरा भी किचन से बाहर की तरफ आई। वो चेरी की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से अब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसकी नज़र दरवाजे पर गई और वहां पर कपूर फैमिली को देखकर वो भी चौंक गई। वहीं अवंतिका कपूर और अखिल कपूर हाथ जोड़ते हुए आगे की तरफ आए और बोले, हेलो मिस्टर रावत। हेलो मिसेज रावत। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रहे थे। वही व्योम हल्का सा पीछे की तरफ हट गया। अब अगर वो लोग रावत मेंशन आए थे तो उनका वेलकम तो करना ही था। धरा उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, आइए बैठिए, एक्चुअली मैं आप लोगों को फ़ोन करने ही वाली थी। उसकी बात सुनकर कपूर फैमिली सोफे पर बैठ गई। चेरी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे ये सब चीज़ तो फेस करनी ही है। अगर कपूर फैमिली को पता चलेगा कि अब दिव्यांश निहारिका से शादी नहीं करना चाहता तो उन्हें थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन दिव्यांश और चेरी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो भला वो दोनों किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं। रोहन की नज़रें चेरी पर टिकी हुई थी। चेरी ने जब उसकी नज़रें खुद पर महसूस की तो वो थोड़ा और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुई और पीछे की तरफ हट गई। वही व्योम अब सोफे पर बैठ चुका था। अवंतिका जी धरा की तरफ देखते हुए बोली, हम लोगों को तो यहाँ पर आना ही था, अगर आप लोग नहीं भी बुलाते तो भी। जब से हमें पता चला है कि दिव्यांश ने फैसला ले लिया है तो हम लोग तो आपको बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। उसकी बात सुनते हुए धरा ने व्योम की तरफ देखा और व्योम ने धरा की तरफ। अखिल जी भी मुस्कुराते हुए बोले, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि दिव्यांश हमें अपना ये फैसला सुनाए, लेकिन अब बच्चों पर हमने सब चीजें छोड़ दी थी। तो आपको तो पता ही है, आजकल के बच्चे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते, वो पूरी तरह से सोच समझ कर ही फैसला लेते हैं। पर अब फाइनली दिव्यांश और निहारिका दोनों ने फैसला ले लिया है तो हम भी बहुत खुश हैं। व्योम ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, आप किस फैसले की बात कर रहे हैं? अवंतिका जी हैरानी से बोली, आप लोग नहीं जानते क्या? धरा जल्दी से बोली, हाँ जानते हैं, लेकिन शायद कोई गलतफहमी है। मेरा मतलब है दिव्यांश के फैसले से आप लोग खुश। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अवंतिका जी बोली, अरे दिव्यांश के फैसले से हम खुश नहीं होंगे तो और कौन खुश होगा? सबसे ज्यादा खुशी तो हमें ही होगी, आखिर हम लड़की वाले जो है। हमारी निहारिका आपके घर की बहू बनने वाली है। दिव्यांश ने खुद से एंगेजमेंट की डेट निकाल ली है और वो भी सिर्फ 2 दिन बाद की। तो आप ही बताए, हम कैसे ना खुश हो? 2 दिन बाद एंगेजमेंट और 5 दिन बाद शादी। अरे हम तो अगर चाहते भी तो इतनी जल्दी का मुहूर्त नहीं निकाल सकते थे, लेकिन दिव्यांश ने तो अब जैसे ठान लिया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर निहारिका को अपनी बीवी बना लेगा, तो हम भी क्या ही कर सकते हैं। हमें तो बस अब बेसब्री से शादी का इंतजार है। उनकी बात सुनते हुए चेरी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो जल्दी से बोली, ऐसा नहीं हो सकता आंटी जी। अवंतिका जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? प्रॉब्लम क्या है? ये बोलते हुए उनकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी। चेरी जल्दी से बोली, एवोकाडो निहारिका से शादी नहीं कर सकते। मेरा मतलब है दिव्यांश निहारिका से शादी नहीं कर सकते। उन्होंने एंगेजमेंट की डेट फाइनल नहीं की होगी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। अवंतिका जी गुस्से से बोली, ऐसे कैसे दिव्यांश निहारिका से शादी नहीं कर सकता? कमाल की बात है, हम लोग यहाँ पर खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुम कह रही हो कि ये शादी नहीं हो सकती। तुम चुप रहो, अगर तुम सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ही उन्होंने कहा, व्योम गुस्से से बोला, बेटी है वो मेरी, जरा संभल कर, कहीं इसका रिजल्ट आपको अपनी बेटी से रिलेटेड न मिल जाए। व्योम की धमकी सुनकर अवंतिका जी एकदम से चुप हो गई, लेकिन उनकी गहरी नजरें चेरी पर थी। वही चेरी का दिल तो जैसे अब धड़कने से इनकार कर रहा था। उसके एवोकाडो ने कहा था कि वो ये शादी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो कपूर फैमिली एंगेजमेंट की डेट फाइनल कर चुकी थी। उसका दिल बेचैन होने लगा था। धरा कपूर फैमिली की तरफ देखते हुए बोली, पर मुझे लगता है कि हमें एक बार दिव्यांग से कन्फर्म कर लेना चाहिए। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी एक बार फिर से दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और दिव्यांश अंदर की तरफ आते हुए बोला, आपको कंफर्मेशन देने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ मोम। उसकी आवाज़ सुनते हुए सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गई थी। दिव्यांश वहाँ पर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ निहारिका भी थी और निहारिका ने दिव्यांश की बाह से अपना हाथ लपेटा हुआ था। उन दोनों को यूं देखते हुए चेरी का दिल धक सा रह गया। उसके होश उड़ चुके थे। वही धरा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दिव्यांश अंदर की तरफ आया। निहारिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगा मॉम डैड आपको यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग तो हमसे भी पहले पहुँच गए।
वेल आई एम सो एक्साइटेड। सिर्फ 2 दिन बाद मेरी और दिव्यांश की एंगेजमेंट है। नाउ आई जस्ट कांट वेट। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसने मुस्कुराते हुए दिव्यांश की तरफ देखा और दिव्यांश भी मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे ज्यादा बेसब्री मुझे है निहारिका, मैं बता नहीं सकता तुम्हें मुझे कितना वेट है इस दिन का। ये बोलकर अब उसने एक नज़र चेरी की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह गए थे। रावत मेंशन में दिव्यांश की बातें सुनते हुए चेरी की आंखों से आंसू बह गए थे। अब तक वो अवंतिका जी को कह रही थी कि दिव्यांश ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपना फैसला बदल लिया, लेकिन अब दिव्यांश की बातें सुनने के बाद कोई शक नहीं रह गया था कि अवंतिका जी जो बोल रही थी वो सच था। उसका दिल और उसकी उम्मीदें एक बार फिर टूट चुकी थी, और अब तो और भी ज्यादा बुरी तरह से। निहारिका चेरी की तरफ देखते हुए बोली, तुम रो क्यों रही हो चेरी? क्या तुम हमारी शादी की न्यूज़ सुनकर खुश नहीं हो? चेरी मुस्कुराए और अपने आंसू साफ करते हुए दिव्यांश की तरफ देखने लगी। वो गहरी सांस लेकर बोली, खुश हूं मैं निहारिका, बहुत खुश हूं। और शायद ये खुशी के ही आंसू हैं। निहारिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। वही धरा अब अपनी जगह से उठी और दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि जब भी उनका बेटा कोई फैसला ले तो वो उनसे राय मशविरा करे, लेकिन तुमसे तो हमने इतनी भी उम्मीद नहीं की थी दिव्यांश। पर इतना जरूर चाहा था कि जब भी तुम अपनी जिंदगी का कोई फैसला लो तो कम से कम हमें बताओ। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे फैसलों के बारे में हमें किसी और से जानने को मिल रहा है। अवंतिका धरा की बात सुनकर तुरंत बोली, आप तो नाराज हो गई मिसेज रावत। धरा तुरंत बोली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जब मैं बात कर रही हूँ तो कोई मुझे टोक दे। अखिल जी तुरंत बोले, और आप मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं मिसेज रावत। व्योम भड़कते हुए बोला, और आप ये याद रखें मिस्टर कपूर कि आप मेरी बीवी से बात कर रहे हैं, धरा व्योम रावत से। और मैं कोई धमकी भी नहीं दूंगा कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते या वैसे बात नहीं कर सकते। व्योम का गुस्सा देखकर मिस्टर कपूर तुरंत चुप हो गए। वे ये शादी और रिश्ता किसी भी कीमत पर चाहते थे। ऐसे में अगर उन्हें थोड़ा झुकना भी पड़े तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिव्यांश धरा की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी मॉम, लेकिन ये फैसला मैंने जल्दी में लिया तो मैं आपको बताना भूल गया। धरा हल्का सा मुस्कुराए और बोली, बेहतर होगा कि तुम चीज़ों को याद रखो दिव्यांश, क्योंकि अगर मैं भूलने पर आई तो बहुत कुछ भूल जाऊंगी, और फिर तुम याद भी दिलाओगे तो मैं याद नहीं करूंगी। खैर, जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद ये एंगेजमेंट है ना? ठीक है, तैयारी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी एंगेजमेंट की नहीं, चेरी और कार्तिक की एंगेजमेंट की भी। आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनते हुए दिव्यांश की आईब्रो ऊपर उठ गई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े बदल गए थे, लेकिन अगले ही पल वो हल्का सा मुस्कुराया और चेरी की तरफ देखते हुए बोला, अगर चेरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चेरी से पूछिए, वो कार्तिक से एंगेजमेंट करना चाहती है ना? कहीं उसका मूड बदल तो नहीं गया, या फिर कहीं उसने अपना डिसीजन चेंज तो नहीं कर लिया? धरा बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोली, अगर उसने अपना डिसीजन चेंज किया होता तो मुझे बताया होता दिव्यांश। तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो कोई डिसीजन लेगी तो खुद मुझे बताएगी, और शायद उसके डिसीजन में मैं उसके साथ शामिल भी होंगी। खैर, ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर मिस्टर कपूर और मिसेज कपूर की तरफ देखते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस। अवंतिका जी फीका सा मुस्कुराए। उन्हें धरा की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। वहीं रोहन चेरी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मिस चेरी का भी रिश्ता फिक्स हो गया है। वेल कांग्रेचुलेशंस मिस चेरी। उसकी बात का चेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी दिव्यांश निहारिका की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ बेबी। एक्चुअली मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है, तो मुझे थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद कपूर फैमिली भी निहारिका के साथ वहां से चली गई। व्योम अभी भी अपनी जगह पर बैठा था। उसकी नज़रें चेरी पर थीं, जिसने अपना चेहरा झुका रखा था। धरा वहां से अपने रूम में चली गई। चेरी भी वहां से जाने लगी, लेकिन व्योम ने उसे रोका और बोला, चेरी इधर आओ। चेरी उसकी बात सुनकर उसके सामने आकर बैठी। व्योम ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें कुछ कहना है? चेरी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं डैड, मुझे कुछ नहीं कहना। व्योम ने अगला सवाल किया, क्या तुम ये शादी तोड़ना चाहती हो?
चेरी कुछ पल चुप रही और फिर अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं डैड, मैं ये शादी करना चाहती हूँ। उसके इस जवाब पर अब व्योम के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वो चुप रहा। चेरी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, अब मैं जाऊं डैड? व्योम ने सिर हिलाया। चेरी ऊपर चली गई, लेकिन अपने रूम में जाने के बजाय वो दिव्यांश के रूम की तरफ गई। वहीं दिव्यांश, जो इस वक्त बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था, जैसे ही उसे दरवाजे पर कदमों की आहट हुई, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि दरवाजे पर कौन आया होगा, इसलिए उसने पलटकर देखा तक नहीं। चेरी अंदर आते हुए तालियां बजाने लगी। उन तालियों की आवाज सुनकर दिव्यांश को पलटकर देखना पड़ा। चेरी मुस्कुराते हुए बोली, वेल डन मिस्टर दिव्यांश रावत, वेल डन। मुझे तो लगा था कि बचपन में जो इंसान खिलौनों से खेलता था, अब वो लोगों के दिमाग से खेलता होगा, लेकिन आप तो दिल से खेलने वाले खिलाड़ी निकले। और खिलाड़ी भी ऐसे कि सामने वाला खुद आपके हाथों की कठपुतली बन जाए और आप उसे तोड़कर रख दें। उसकी बात सुनते हुए दिव्यांश के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो रेड? इतना नाराज हो रही हो? इतनी नाराजगी तो नहीं बनती। माना गुस्सा आना चाहिए, लेकिन इतना गुस्सा। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा भी मुझे अच्छा लग रहा है। आओ मेरे पास आओ, तुम मुझ पर गुस्सा दिखाना और मैं तुम पर प्यार लुटाऊंगा। उसकी बातें सुनते हुए चेरी के चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा झलकने लगा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए बोली, इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलते मिस्टर दिव्यांश रावत, जितने रंग आप बदलते हैं। ट्रेनिंग गिरगिट से ली है या फिर आपका पर्सनल टैलेंट है ये? दिव्यांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे रंग बदलने के लिए मजबूर किया तुमने रेड? चेरी बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसे गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, क्यों किया ये सब दिव्यांश? क्यों किया आपने ये सब? सिर्फ और सिर्फ मेरे जिस्म के लिए? दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया। उसने बड़ी ही गहरी नजरों से चेरी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए ही बोला, जो मेरा है उसे हासिल करने के लिए मैं क्यों कुछ करूंगा? मैंने जो किया है वो तुम्हें बताने के लिए किया है कि आगे से तुम कभी दिव्यांश रावत को चैलेंज मत करना। जिंदगी में बेशक कुछ भी कर लेना, लेकिन दिव्यांश रावत को चैलेंज कभी मत करना। उसकी बात सुनकर चेरी हैरान रह गई। वही दिव्यांश की मुस्कुराहट और भी लंबी हो गई थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर वो एक बार फिर बोला, तुम्हें याद होगा तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे पास कभी नहीं आओगी। जो कुछ हमारे बीच हुआ वो कभी नहीं होगा। तुमने मुझे चैलेंज दिया था कि अब मैं तुम्हें अपने करीब नहीं ला सकता। बस मुझे वही चैलेंज जीतना था और तुम्हें ये बताना था कि आइंदा से दिव्यांश रावत को चैलेंज मत करना। उसने एक पल के लिए रुका और फिर कहना शुरू किया, उसी चैलेंज को जीतने के लिए मैंने ये सब किया। तुम्हें याद है जिस दिन मैंने तुम्हें क्लब में बुलाया, फिर तुम्हें चुपचाप घर वापस लाया, सुबह जल्दी मीटिंग के बहाने निकल गया और उसके बाद तुम्हें फार्म हाउस बुलाया। अब तो तुम समझ गई होगी रेड कि मैंने क्या, क्यों और कब किया। दिव्यांश की बातें सुनते हुए चेरी की आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिव्यांश सिर्फ एक चैलेंज को जीतने के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिव्यांश, जिसे वो बचपन से जानती थी, वो ऐसा भी हो सकता है। वो उसकी तरफ देखती हुई बोली, आप सच में वही एवोकाडो हैं जो बचपन में मेरे साथ था? वो जो एकदम डरा सहमा रहता था। आपको याद है जब आप रावत मैंशन आए थे तो मुझसे डरते थे? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप पर हुक्म चलाती थी और आप मेरी हर एक बात मानते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको मेरी दोस्ती चाहिए थी। ये बोलते हुए चेरी की आवाज में एक दर्द था। वो बोली, और अब जब मैंने आपको सामने से अपना प्यार दिया तो आप इस हद तक गिर गए। गलती आपकी नहीं है एवोकाडो, गलती तो मेरी है जो मैंने एक ऐसे पत्थरदिल इंसान से प्यार किया जिसके अंदर दिल तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग है। दिव्यांश एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, इस दुनिया में दिलवालों का कोई काम नहीं है रेड। यहाँ हर कोई दिमाग से चलता है, और मैं तो तुम्हें भी यही एडवाइस दूंगा कि तुम भी दिमाग से चला करो। बस ये दिमाग दिव्यांश रावत के सामने मत चलाना, वरना दिव्यांश रावत तुम्हारे दिमाग की धज्जियां उड़ा देगा। उसकी बातें सुनते हुए चेरी बस उसकी तरफ देख रही थी। एक गहरी सांस लेकर उसने बड़े ही आराम से कहा, अब मुझे इस दिव्यांश रावत के सामने ना ही अपना दिल चलाना है और ना ही अपना दिमाग। मैं थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड हूँ और थोड़ी इमोशनल भी हूँ मिस्टर दिव्यांश रावत, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। एक ही इंसान बार बार मेरा फ़ायदा उठाए, मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं। मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है।
ये बोलकर वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, आप निहारिका से शादी करना चाहते हैं ना? बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन एक एडवाइस दूंगी आपको, कम से कम उसके लिए तो लॉयल रहिए। अगर उसे पता चलेगा कि आप उसके होते हुए किसी और के करीब जा रहे हैं, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। खैर, मेरा काम था आपको एडवाइस देना, मैंने आपको दे दी। और रही बात शादी की, तो शादी सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं, शादी तो मेरी भी होगी। ये बोलकर वो थोड़ा मुस्कुराई। दिव्यांश गुस्से से उसे देख रहा था। चेरी एक बार फिर बोली, और एक बार जब मैं शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी, तो मेरा दिल और दिमाग दोनों खुद ब खुद ठिकाने पर आ जाएंगे। ये बोलते हुए चेरी तकलीफ महसूस कर रही थी, लेकिन वो इस तकलीफ को दिव्यांश के सामने बयान नहीं करना चाहती थी। अपनी बात कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक ही दिव्यांश ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे तुरंत पीछे की तरफ खींच लिया। चेरी की हल्की सी आह निकल गई। उसका पैर मुड़ गया था और वो सीधा दिव्यांश के सीने से लग गई। दिव्यांश ने उसकी कलाई को अभी भी पकड़ा हुआ था और मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाया हुआ था। चेरी की सांसें बेहद गहरी चल रही थी और वो बस दिव्यांश की तरफ देख रही थी। दिव्यांश उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम्हें लगता है, रेड, कि मैं तुम्हारा दिल और दिमाग ठिकाने पर आने दूंगा? उसकी बात सुनकर चेरी चौंक गई। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, अगर साफ शब्दों में कहूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने दूंगा? तुम्हें क्या लगता है, जिसे मैंने छू दिया, उसे मैं किसी और को छूने दूंगा? जो सिर्फ मेरी है, उसे मैं किसी और का होने दूंगा? चेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत बोली, आप मुझे रोक भी नहीं सकते, दिव्यांश। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, ये तो तुम्हें तब पता चलेगा, जब तुम किसी और से शादी करोगी। उसकी बातें सुनते हुए चेरी को गूज़बम्स हो रहे थे। उसका गला सूखने लगा था। दिव्यांश ने अब उसके थर थर कांपते हुए होठों की तरफ देखा और बोला, जब शादी होती है, तो दो जिस्म आपस में मिलते हैं और तुम्हें लगता है, मैं वो जिस्म किसी और का होने दूंगा, जिसे मैंने शिद्दत से प्यार किया है? दिव्यांश की बात सुनकर चेरी हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। वो गुस्से में बोली, आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे, दिव्यांश। एक बार मैं आपकी बातों के जाल में फंस गई, लेकिन अब दोबारा नहीं फंसूंगी। आप चाह कर भी अब मुझे पागल नहीं बना सकते। और वैसे भी, आप मेरी शादी क्यों रोकना चाहते हैं? खुद भी तो आप किसी और से शादी कर रहे हैं ना? तो कीजिए, अब आपकी शादी से सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा आपकी शादी का भी और मेरी शादी का भी। दिव्यांश उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम एक बार फिर से मुझे चैलेंज कर रही हो, रेड। और तुम जानती हो, अगर तुम मुझे चैलेंज करोगी, तो क्या होगा? आई विल क्रॉस ऑल माई लिमिट्स। उसकी बात सुनकर चेरी एक पल के लिए चुप रही और फिर अपना हाथ एक झटके से छुड़ाते हुए बोली, आपको जो करना है, कीजिए, मिस्टर दिव्यांश रावत। लेकिन अब इस चेरी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते और ना ही इसे रोक सकते हैं। अपनी लाइफ का डिसीजन अगर आप खुद ले सकते हैं, तो मेरी लाइफ का डिसीजन भी मैं खुद लूंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर चली गई और दिव्यांश ने गुस्से में अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था।